हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एच.सी. वर्मा की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी, आज भी हम एच.सी. वर्मा के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ही करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक बहुत ही क्यूट से परिवार से, 3 सदस्यों का एक छोटा सा प्यारा सा परिवार जिसका नाम है LCR। सो मिलिए LCR एक परिवार से। अब LCR परिवार में 3 सदस्य हैं। L है इंडक्टर, C है कैपेसिटर, R है रेजिस्टर। सो आपको परिवार के तीनों सदस्यों के बारे में पता चल गया। LCR परिवार है, उसमें L इंडक्टर है, C कैपेसिटर है, R रेजिस्टर है। अगर परिवार का सिर्फ एक मेंबर रेजिस्टर ही प्रेजेंट होगा, तब पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर हो जाएगी करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ होता है। अगर LCR परिवार के तीनों सदस्य ना हो, सिर्फ एक ही सदस्य हो रेजिस्टर, तब पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। अगर अकेला इंडक्टर प्रेजेंट हो, तब पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर हो जाएगा I इंटू XL, करंट इंटू पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। यहाँ पे XL होता है ओमेगा इंटू L, ओमेगा इंटू L, L इंडक्टेंस। अगर सिर्फ कैपेसिटर प्रेजेंट हो तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर हो जाता है I इंटू XC। XC इज गिवन एज 1 ओवर ओमेगा C। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब अगर ये अकेले अकेले ना हो, पूरा परिवार एक साथ प्रेजेंट हो, मतलब L, C और R तीनों ही परिवार के सदस्य प्रेजेंट हैं, तब जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम बताते हैं इम्पीडेंस Z से। तब रेजिस्टेंस का नाम रेजिस्टेंस ना होके इम्पीडेंस होता है, जिसे हम लिखते हैं Z के साथ, और ये होता है R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे जो वैल्यू बिगर होगी उसमें से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। कहीं किसी क्वेश्चन में अगर XC की वैल्यू बिगर आ जाती है, तब आप बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे। अगर आप ये करना भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, नेगेटिव साइन आएगा, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, बट फिर भी बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। अच्छा, अगर तीनों ना, ये तो हमें पता चल गया अगर अकेला अकेला प्रेजेंट है। अगर तीनों प्रेजेंट हैं, अगर 2 लोग प्रेजेंट हैं, मतलब या LR प्रेजेंट है, इंडक्टर और रेजिस्टर, या रेजिस्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट है। अगर LR प्रेजेंट है, तब Z की वैल्यू क्या बन जाएगी? C की वैल्यू XC 0, क्योंकि कैपेसिटर है ही नहीं, तो ये बना R² प्लस XL², इट्स अंडर रूट। और अगर रेजिस्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट है, तब इम्पीडेंस बनी R² प्लस XC², इट्स अंडर रूट। ठीक है जी। और XL क्या है? ओमेगा L, और XC क्या है? 1 ओवर ओमेगा C। ये बातें हमने थोड़ी सी रिवाइज कर ली, जिससे आज के क्वेश्चंस जो हैं वो एक बार हमें ये बातें पता है तो थोड़े से आसान लगेंगे। चलिए, तो आज हम किस परिवार से मिले? LCR से। तो बात स्टार्ट करते हैं। एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड। पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस गिवन है 10 माइक्रोफैरड, इज कनेक्टेड टू एन ऑसिलेटर। उस कैपेसिटर को ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किया गया है, गिविंग एन आउटपुट वोल्टेज
ई इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट साइन ओमेगा टी, और वो आउटपुट वोल्टेज देता है ई इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट साइन ओमेगा टी की। फाइंड द पीक करंट्स, पीक करंट मतलब आई नॉट या आई मैक्स फाइंड करना है इन द सर्किट फॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 पर सेकेंड, 100 पर सेकेंड, 500 पर सेकेंड एंड 1000 पर सेकेंड। इन वैल्यूज़ के ओमेगा की इन वैल्यूज़ के लिए पीक करंट फाइंड करना है। देखते हैं पहले कि गिवन वैल्यूज़ क्या हैं। एक कैपेसिटर गिवन है और जिसकी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड की, 10 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस है, इसका मतलब ये वैल्यू है सी की। सी की वैल्यू हमारे पास है 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड का मतलब 10⁻⁻6 फैरेड इज कनेक्टेड टू एन ऑसिलेटर और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। पहले देख लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमें दी है E इज इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी। अब आप कहोगे V लिखा हुआ था आपने, वो क्यों नहीं लिखा? वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो यूनिट्स हैं और मुझे पता है कि ये EMF है। उसने तो मुझे ये चीज़ क्लियर करने के लिए यूनिट्स दी हैं। अब यूनिट्स हम साथ में नहीं लिखेंगे, तो E इज इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी आप चाहो तो लिख भी सकते हो। मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज के साथ। जो वोल्टेज की या करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ऑल्टरनेटिंग करंट में, हम इस इक्वेशन को उस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी या E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसके साथ जब कंपेयर किया तब मुझे दिख रहा है कि E नॉट की वैल्यू 10 वोल्ट है। ई नॉट की वैल्यू मेरे पास आई है 10 वोल्ट, यूनिट्स आप लिख सकते हैं साथ में 10 वोल्ट। ई नॉट का क्या मतलब है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। इसका मतलब ये है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। तो कितनी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है? 10 वोल्ट। अब मुझे एक वैल्यू गिवन है कैपेसिटेंस की, कितनी गिवन है? 10 माइक्रोफैरेड, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। और अब मुझे पता क्या करना है? फाइंड द पीक करंट। करंट पीक मतलब आई नॉट फाइंड करना है। ठीक है जी। अब सी मुझे गिवन है, सर्किट देख लेते हैं कौन सा है। मतलब जो हमने LCR परिवार की बात की है, देखिए उसमें से कौन कौन सा मेंबर है। इसमें कैपेसिटर है, वो एक ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किया है। सिर्फ कैपेसिटर ही दिख रहा है और तो कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, सिर्फ कैपेसिटर है। इसका मतलब ये एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। इसका मतलब ये कौन सा सर्किट है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, अगर स्पेलिंग में गलती हो जाएगी तो माफ़ कर दीजिएगा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो हमने जो रेजिस्टेंस होगी, देखिए जो या तो सर्किट के साथ रेजिस्टर लगा हो सकता है या इंडक्टर या कैपेसिटर। ऑब्वियसली RL और RC भी हो सकते हैं और ऑब्वियसली LCR तीनों भी हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर एक एक की बात करूं, जैसे यहाँ पे सिंगल एक कैपेसिटर ही लगा है, अगर R कनेक्टेड होगा तब होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर L कनेक्टेड होगा, सिर्फ L कनेक्टेड होगा तो होगा प्योर इंडक्टिव सर्किट। और अगर सिर्फ C कनेक्टेड होगा तो होगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। जैसे ये वाला एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। अगर अकेला R कनेक्टेड होगा तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होती है वो होती है R, जो हम बचपन से, ठीक है, छोटे बच्चे थे तब से पढ़ते आए हैं। अगर इंडक्टर कनेक्टेड होगा तब जो रेजिस्टेंस होगी वो होती है XL, और अगर कैपेसिटर कनेक्टेड होगा तो जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है XC। इसका मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज R, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज XL, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज XC। नाउ दिस इज अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड? इट विल बी XC। और XC क्या होता है? इट इज 1/ω इंटू C। इट इज 1/ω इंटू C। अब हमारे पास XC की वैल्यू है 1/ω/C और हमें पता क्या करना है? I नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो I नॉट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? V नॉट ओवर XC। करंट की पीक वोल्टेज, पीक वैल्यू होगी वोल्टेज की पीक वैल्यू को जब हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें। V इज इक्वल्स टू IR, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है।
ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर, मतलब पोटेंशियल को रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से डिवाइड किया था। अब क्योंकि ये एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज XC। अभी आपने सीखा था। अगर ये आप कहोगे नहीं जी हमने तो फॉर्मूला तो V बाय आर पढ़ा था, बिल्कुल V बाय आर पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में, बिल्कुल आपने फॉर्मूला यही पढ़ा होगा, लेकिन ये उस केस में था जब सिर्फ रजिस्टर कनेक्टेड था। अब हमें पता है कि अगर सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज XC, तो ये बना V ओवर XC। तो अगर मुझे करंट की पीक वैल्यू चाहिए तो वोल्टेज की भी पीक ही वैल्यू होनी चाहिए, तो ये बना V नॉट ओवर XC। सो V नॉट ओवर XC, जिसको हमें क्वेश्चन में E नॉट कहा गया है, तो हमने क्यों पंगा लेना है, हम E नॉट ही लिख देते हैं, E नॉट ओवर XC। ठीक है। तो V नॉट और E नॉट में क्या फ़र्क है, V नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है, E नॉट EMF है, और हमें क्वेश्चन में EMF गिवन है तो हम EMF के साथ कर लेते हैं। सो XC क्या होता है, मैंने आपको शायद बताया था, ठीक है। XC होता है 1 ओवर ओमेगा C, हाँ यहाँ पे बताया था। तो XC की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 ओवर ओमेगा C, तो ये बन गया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो बनता है न्यूमिनेटर, तो एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इंटू C। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो पुट कर दीजिए। सो मेरे पास I नॉट की वैल्यू बनी एप्सिलॉन नॉट ओमेगा C। अब देखें क्या क्या वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट या E नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, E नॉट है मेरे पास 10, E नॉट है 10। ओमेगा की वैल्यू क्या मेरे पास ओमेगा की वैल्यू है, देखते हैं। ओमेगा की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको ओमेगा ही लिख देते हैं। C की वैल्यू हमें पता है 10 माइक्रोफैरेड। 10 माइक्रोफैरेड का मतलब है 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरेड। तो क्या ये बन गया 10 पावर 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू ओमेगा, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 4 ओमेगा। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या मेरे पास I नॉट की वैल्यू है 10 पावर माइनस 4 ओमेगा, बिल्कुल ठीक, ये मेरे पास I नॉट की वैल्यू बन गई। अच्छा जी, अब मेरे पास क्वेश्चन में ओमेगा गिवन है, ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज़ गिवन है, एक है 10 पर सेकेंड, दूसरी है 100 पर सेकेंड, देन है 500 पर सेकेंड, देन है 1000 पर सेकेंड। अब आपको करना क्या है बेसिकली कि आपको क्वेश्चन में पता करना था फाइंड द पीक करंट्स इन द सर्किट फॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू दीज वैल्यूज़। अब आपके पास पीक करंट है, ठीक है, और ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू पुट करते जाओ, पीक करंट की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। ठीक है, तो अब हम यही करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचा है I नॉट इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 4 ओमेगा। सो हम यहाँ लिखने लगे हैं I नॉट इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 4 ओमेगा। यही बना था I नॉट इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 4 ओमेगा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि I नॉट इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 4 ओमेगा। अब फर्स्ट पार्ट के लिए ओमेगा की वैल्यू है 10, ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 पर सेकेंड, यूनिट्स मैंने रहने दिए 10 लिख दिया, तो I नॉट बन गया 10 पावर माइनस 4 इंटू 10, कितना बना 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर्स करंट है। सो पीक करंट, उसने क्वेश्चन किया था फाइंड द पीक करंट इन द सर्किट फॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 पर सेकेंड। सो द पीक करंट इन द सर्किट फॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 पर सेकेंड इज 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर्स। सेकेंड पार्ट में उसने कहा है ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू लेनी है 100। I नॉट इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 4 ओमेगा में पुट करेंगे, I नॉट इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 4 ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू पुट की 100, तो ये बना 10 पावर माइनस 4 प्लस 2, मतलब 10 पावर माइनस 2, और यूनिट्स बन गए एम्पेयर। सो द पीक वैल्यू ऑफ करंट व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पर सेकेंड इज 10 पावर माइनस 2 एम्पेयर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, 500 पर सेकेंड। सो ओमेगा की वैल्यू है 500 पर सेकेंड, मतलब 500, तो I नॉट की वैल्यू बन गई 10 पावर माइनस 4 ओमेगा, 10 पावर माइनस 4 इंटू 500। सो ये बन गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 और प्लस का 2, सो ये बन गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 एम्पेयर। सो द पीक वैल्यू ऑफ करंट व्हेन ओमेगा इज 500 पर सेकेंड इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 एम्पेयर। नेक्स्ट पार्ट देखें,
1000 पर सेकेंड। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 1000। सो करंट बन गया 10 पावर माइनस 4 ओमेगा। सो 10 पावर माइनस 4 इंटू 1000, 10 पावर माइनस 4 प्लस 3 मतलब 10 पावर माइनस 1 एम्पियर या 0.1 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू 1000 पर सेकेंड। सो दिस इज अबाउट दिस न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस है 5 मिली हेनरी की। एक कॉइल, उसकी इंडक्टेंस गिवन है 5 मिली हेनरी की एंड निग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द ऑसिलेटर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अच्छा, तो उसने कहा जो प्रीवियस प्रॉब्लम में कैपेसिटर कनेक्ट किया था, अब इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर के लिए उसकी कैपेसिटेंस गिवन थी, यहाँ पे इंडक्टर के लिए उसकी इंडक्टेंस गिवन कर दी। देखो पिछला क्वेश्चन था, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें उसने कहा था कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस गिवन है और उसे हम एक ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में उसने कह दिया कि एक इंडक्टर है, उसकी इंडक्टेंस गिवन है और उसे उसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया जो प्रीवियस प्रॉब्लम में था। तो कोई बात नहीं भाई साहब, अगर कोई और ऑसिलेटर भी होता है, ऑसिलेटर के साथ हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसने इस चीज़ को इस तरह से कह दिया कि पिछले वाले क्वेश्चन के ऑसिलेटर के साथ ही कनेक्ट किया है। So find the peak currents in the circuit for omega is equals to 100 per second, 500 per second and 1000 per second। पिछले केस की तरह ही ओमेगा की वैल्यूज गिवन है और हमें करंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी की इंडक्टेंस गिवन है, इज कनेक्टेड टू द ऑसिलेटर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। और ऑसिलेटर अगर गिवन है तो फिर उसके साथ उसकी वोल्टेज भी हम सेम ही यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू है 10 साइन ओमेगा टी। 10 वोल्टेज के यूनिट्स वी छोड़ दिए और ई इज इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को क्या किया था, पिछले केस में भी कंपेयर किया था विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आई थी 10 वोल्ट। ई नॉट की वैल्यू हमारे पास 10 वोल्ट आ चुकी है। आप इसके साथ यूनिट्स ना भी लिखें तो फिर भी चल ही जाएगा, ठीक है, गुजारा हो ही जाएगा, हमारा चल ही रहा है अब तक। सो ई नॉट की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट्स। नहीं यूनिट्स लिखें कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने ई नॉट लिखा है तो ये पीक वैल्यू है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो भाइयों और बहनों, अगर नॉट लिखा है तो ये पीक वैल्यू है, जिसे प्यार से, बहुत दुलार से हम मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। तो चलो जी, अब हमारे पास पीक वैल्यू आ चुकी है, तो देखते हैं इसका क्या अचार डाल सकते हैं हम। सो उसने क्वेश्चन कहा है फाइंड द पीक करंट इन द सर्किट। पीक करंट है तो वो पीक वोल्टेज से ही आएगा, ई नॉट ओवर में देखें क्या लिखें। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ कैपेसिटर था तो हमने लिखा था, देखिए पिछले क्वेश्चन में सिर्फ कैपेसिटर था तो हमने लिखा था आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट ओवर एक्स सी। ये देखिए, ठीक है, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट ओवर एक्स सी लिखा जब सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर था सर्किट में, सिर्फ कैपेसिटर दिखा। यहाँ देखें कुछ और है कि नहीं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ रजिस्टर हो सकता है, यहाँ इंडक्टर हो सकता है, या कैपेसिटर हो सकता है। तो कैपेसिटर तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो रजिस्टर और इंडक्टर की बात देख लेते हैं। तो इंडक्टर तो है, ठीक है, एल है। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इसका मतलब आर नेग्लिजिबल है या ज़ीरो है या ना के बराबर है, तो आर को हम क्रॉस ही लगा देते हैं। तो इसका मतलब अगर कैपेसिटर था और हमने आई नॉट की वैल्यू लिखी थी वी नॉट ओवर एक्स सी, तो अब इंडक्टर है तो आई नॉट क्या लिखेंगे, वी नॉट ओवर एक्स एल या ई नॉट ओवर एक्स एल। ठीक है जी, एक्स एल क्या होता है, वो होता है ओमेगा एल। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ई नॉट ओवर ओमेगा इंटू एल। ई नॉट की वैल्यू है हमारे पास भाइयों और बहनों 10, ओमेगा की वैल्यू नहीं पता, या कह लो जो अलग अलग वैल्यूज़ पता हैं उनको भी पुट करेंगे अलग अलग। एल की वैल्यू है 5 मिली हेनरी। 5 मिली हेनरी का क्या मतलब है, मिली का मतलब होता है 10 पावर -3 और हेनरी का मतलब है यूनिट्स ऑफ इंडक्टेंस।
तो हमारे पास आई नॉट की वैल्यू बहुत ही खूबसूरत सी 5 2s are 10, सो ये बन गई 2/ओमेगा इंटू 10⁻³ या आप कह सकते हैं 2000/ओमेगा। ये हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट बन गई 2000/ओमेगा। ठीक है जी। अब क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? आप बताइए क्या करना चाहिए। अब सिर्फ मेरे पास आई नॉट और ओमेगा है, आई नॉट की वैल्यू कैसे आएगी, ओमेगा की वैल्यूज़ को पुट करते जाइए। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने ओमेगा को क्या पुट किया, 100, ओमेगा को पुट किया 100, तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 2000/100, क्या वैल्यू बनी, 20 एम्पेयर्स का करंट बना। पीक वैल्यू ऑफ करंट इस इंडक्टर वाली सिचुएशन में पीक वैल्यू ऑफ करंट फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 100/सेकेंड बना 20 एम्पेयर्स। सेकेंड पार्ट में 500 पुट कीजिए, तो आई नॉट इज इक्वल टू 2000/500 मेरे पास बना आई नॉट इज इक्वल टू 4 एम्पेयर। और थर्ड पार्ट की बात करें सो 1000/सेकेंड, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है 1000, यूनिट्स में इग्नोर कर रही हूँ। सो आई नॉट बना 2000/ओमेगा, ओमेगा मतलब 1000, सो आई नॉट की वैल्यू बनी 2 एम्पेयर्स। सो आई नॉट की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 2 एम्पेयर्स। कोई मुश्किल तो नहीं है ये क्वेश्चंस, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चंस मुश्किल कभी नहीं होते, सिर्फ उनको सीखने का, समझने का ढंग हमें सीखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कॉइल है, हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.4 हेनरी। अब देखिए इस कॉइल में रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, दो लोग प्रेजेंट हैं, आर और एल। रेजिस्टेंस का मतलब है आर, इंडक्टेंस का मतलब है एल। इसका मतलब इस सर्किट में इस वक्त कौन कौन लोग प्रेजेंट हैं, रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है और इंडक्टेंस भी प्रेजेंट है, मतलब ये एक आर एल सर्किट दिख रहा है, ठीक है। उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, इंडक्टेंस की वैल्यू दी है। आर की वैल्यू लिख ही लेते हैं 10 ohms और एल की वैल्यू गिवन है 0.4 हेनरी। ओम जो है वो रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं, यहाँ जेड आप कैलकुलेट करोगे इम्पीडेंस, ये उसके यूनिट्स होंगे। यहाँ एक्स एल कैलकुलेट करोगे ओम, उसके यूनिट्स होंगे। यहाँ एक्स सी कैलकुलेट करोगे, ये उसके यूनिट्स होंगे, ठीक है। सो इस चैप्टर में इन 4 क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपको ओम मिलेंगे। पहला आर, देन एक्स एल, देन एक्स सी, देन जेड। इन 4 क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपको ओम मिल सकते हैं। और एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 0.4 हेनरी, हेनरी किसके यूनिट्स है, इंडक्टेंस के, तो एल की वैल्यू है 0.4 हेनरी। इट इज़ कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 6.5 वोल्ट 30/π हर्ट्ज। अच्छा, क्या आपको वो दिन याद है, एक प्यारा सा दिन जिस दिन मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था कि किसी भी एसी सोर्स के लिए आपको खूबसूरती के साथ वोल्टेज कॉमा फ्रीक्वेंसी सजा के गिवन हो, तो इसका मतलब वो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रहा है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि ये रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज है 6.5 वोल्ट। ये बात मैंने आपको 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लिए समझाई थी। सो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है 6.5 वोल्ट और 30/π हर्ट्ज। हर्ट्ज किसके यूनिट होते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को आप न्यू भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 30/π हर्ट्ज। फाइंड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अब मुझे पता क्या करना है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अब अगर मुझे एवरेज पावर पता करनी है तो मुझे एवरेज पावर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, जो कि मुझे भरोसा है कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया लेकिन नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है। सो ये है पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला V रूट मीन स्क्वायर I रूट मीन स्क्वायर cos फाई। एवरेज पावर एक सर्किट में कैसे कैलकुलेट करनी है,
रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज को रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में लगा दो पावर फैक्टर कॉस फाई, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और पावर फैक्टर कॉस फाई, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एवरेज पावर बनेगी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेती हूँ। क्यों मार्क किया भाई? क्योंकि मेरे पास समस्या ये है कि मेरे पास कॉस फाई नहीं है। अब मुझे पता क्या क्या है, मुझे पता ये है कि ये एक आर एल सर्किट है, मतलब इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है, आर है और एल है। मुझे आर और एल पता है, तो कॉज फाई की समस्या सामने है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से सुनिए। आपके पास चाहे आर एल हो या आर, अब जैसे इस क्वेश्चन में रेजिस्टर है, इंडक्टर है, तो कॉस फाई कैसे कैलकुलेट करना है पहले वो समझते हैं। सो हम हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें है एक रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के लिए वोल्टेज होगी एक्स एक्सिस के अक्रॉस, मान लीजिए एक्स एक्सिस के अक्रॉस है और इसी डायरेक्शन में करंट होता है। अब बात आई इंडक्टर की। इंडक्टर के लिए वोल्टेज 90 डिग्रीज पे वी एल फॉर इंडक्टर। अब जो इनकी नेट वोल्टेज होगी, रिजल्टेंट कह लीजिए या नेट कह लीजिए, वो इस तरह से किसी एंगल फाई पे होगी विद द एक्स एक्सिस और द एक्सिस ऑन विच वी आर या पोटेंशियल और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर। ये वी आर क्या होती है? आई नॉट इंटू आर। ये वी एल क्या होता है? आई नॉट इंटू एक्स एल। और ये जो वी नेट होती है ये कितनी होती है? अगर मैं इस तरह से ट्रायंगल कंप्लीट करूं और ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद ये बन जाए वी एल ये है और वी आर ये है, तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वी नेट वो क्या बन जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो गया? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास वी नेट की वैल्यू आ गई। अब कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल का बेस क्या है? वी आर। हाइपोटेन्यूज क्या है? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास बन गया कॉस फाई, जो कि पावर फैक्टर में यूज हो रहा था। इसका मतलब क्या है? तो ये चीज़ हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अगर कॉस फाई है तो वो है वी आर ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो वी आर की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, और वी एल की वैल्यू पुट कर दें, तो इसके बाद मेरे पास कॉस फाई क्या बना? वी आर का मतलब है आई नॉट इंटू आर, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी वी आर ही है, सो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, प्लस वी एल स्क्वायर मतलब आई नॉट स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर का अंडर रूट। आई नॉट यहाँ से कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचा आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या है? ये है कॉज फाई की वैल्यू, पावर फैक्टर कॉस फाई की वैल्यू। अगर हमारे पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर है और इंडक्टर है, अगर सिर्फ रेजिस्टर और इंडक्टर है सर्किट में, तो हमारे पास कॉस फाई की वैल्यू होगी आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, बाई चांस पेपर में भूल जाओ तो जिस तरह से आपको ये सॉल्व करके बताया है वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे न्यूमेरिकल में इसे इस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हो, सिर्फ उस केस में अगर ये आपको याद हो। नहीं याद तो फटाफट से ऐसे डिराइव कर लेना। ठीक है जी, अब हम कहाँ पे पहुँचे थे? हम इक्वेशन नंबर 1 पे पहुँचे थे और हमने क्या किया? हमने कॉस फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को ज़रा दोबारा लिख लें सुंदर तरीके से। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, अच्छा क्वेश्चन उसने क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, तो मुझे पी एवरेज ही चाहिए। वो क्या होती है? हमने फॉर्मूला लिखा है
वी रूट मीन स्क्वायर आई रूट मीन स्क्वायर कॉस फाई, वी रूट मीन स्क्वायर आई रूट मीन स्क्वायर कॉस फाई। तो कॉस फाई क्या है बच्चे, आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। तो वी रूट मीन स्क्वायर आई रूट मीन स्क्वायर, तो कॉस फाई की वैल्यू लिखने लगे हैं आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखें आई रूट मीन स्क्वायर, अच्छा v इज इक्वल्स टू आई आर होता है तो आई हो जाएगा v बाय आर, ठीक है, ये हमने ओम्स लॉ लिखा। लेकिन अगर सर्किट जैसे ये केस में है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है, तो यहाँ पे R की जगह क्या बन जाएगा, Z इम्पीडेंस, ठीक है। स्टार्टिंग आज की क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बताया है कि जब हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट की बजाय कॉम्बिनेशन वाले सर्किट हैं तब हमारे पास Z आ जाएगा यहाँ पे। सो इसका मतलब अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो वो क्या बन जाएगी, V रूट मीन स्क्वायर ओवर Z, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये सर्किट में रेजिस्टर और इंडक्टर है, इसका मतलब वी रूट मीन आई रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी रूट मीन स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वैल्यू है z के लिए जब हमारे पास इंडक्टर और रेजिस्टर होंगे, ये हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में किया है। तो मैंने z की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये मेरे पास आई रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है जो कि मैं यहाँ पे पुट करने लगी हूँ। सो यहाँ पे मैं आई रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू पुट करने लगी हूँ और मेरे पास बन गया वी रूट मीन स्क्वायर, इसको ज़रा अलग करके लिख लेते हैं, वी रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर क्या लिखते हैं, वी रूट मीन स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 बार अंडर रूट है और न्यूमिनेटर में 2 रूट वी रूट मीन स्क्वायर है, तो इस तरह से बन जाएगा वी रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इंटू आर, ठीक। अब क्वेश्चन में से वैल्यूज़ देखें, क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, आर की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू 0.4 हेनरी, वी रूट मीन स्क्वायर 6.5 और म्यू की वैल्यू। अब देखें कौन कौन सी वैल्यू यूज़ हो रही है, वी रूट मीन स्क्वायर की जगह 6.5 लिख दें, वी रूट मीन स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू लिखे 10, सो 10 का स्क्वायर प्लस एक्स एल, एक्स एल की वैल्यू नहीं गिवन तो एक्स एल की जगह ओमेगा एल लिख लेते हैं, तो ओमेगा एल का स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू है 10। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब देखें कि ये मेरे पास बन गया 6.5 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर इंटू 10 ओवर 10 का स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा एल कैसे कैलकुलेट करें, साइड पे ओमेगा एल कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा होता है 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंटू एल बन गया, फ्रीक्वेंसी हमें दी है 30 बाई पाई, तो 2 पाई इंटू 30 बाई पाई इंटू एल, एल की वैल्यू दी है 0.4 हेनरी इंटू 0.4, पाई से पाई फिनिश, 2 इंटू 30 इंटू 4 ओवर 10, 0 से 0, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, सो ओमेगा एल की वैल्यू बन गई 24, सो ओमेगा एल की जगह 24 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10, 10 का स्क्वायर बना 100 और 24 का स्क्वायर बना 576। अब ये बना 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 ओवर 676। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे हम ठीक है सीधे करते हैं कैलकुलेशन करके, 65/10 इंटू 65/10 इंटू 10 इंटू 1 ओवर 676। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि 13 5 ज़ा 65, यहाँ से कट करके देखिए 13 5 ज़ा 65
और यहाँ पे 13 5 ज़ा 65 एंड 13 2 ज़ा 26, 65 टू 13 5 ज़ा 65 एंड 13 2 ज़ा 26, देन 10 कट गया, 5 2 ज़ा 10, ये हमारे पास बन गया 65 ओवर 2 इंटू 52। सो ये बन गया 65 ओवर 104। सो दैट टर्न्स आउट टू बी 13 5 ज़ा 65 एंड 13 8 ज़ा 104। सो 5/8 ये वैल्यू है पावर की। सो 5/8 वॉट, ये है एवरेज पावर की वैल्यू। हमारे पास क्वेश्चन में उसने पूछा था फाइंड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 5/8 वॉट। सो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohms इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, और AC सोर्स के पर्टिकुलर एरिया की इक्वेशन की फॉर्म में फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट ड्यूरिंग T इज इक्वल्स टू 0 टू T इज इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड्स। क्वेश्चन में उसने जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही गिवन है। सो रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है, AC सोर्स है जिससे हमें पर्टिकुलर्स पता चल जाएंगे, एंड हमने पता करना है एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट। एनर्जी डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो ये बेसिकली हीट प्रोड्यूस्ड के बारे उसमें उसने पूछा है। सो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो है I²RT। हमने पढ़ा हुआ है कि हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होती है, I²RT। सो हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू IR, सो I इज इक्वल्स टू V/R। सो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला बन गया V²/R इंटू टी। ठीक है, R से R कट गया, V²/R इंटू टी। लेकिन यहाँ पे एक टाइम इंटरवल है और जो EMF हमें गिवन है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। थोड़ा इस चीज़ को समझो, ये हमें उसने टाइम इंटरवल दिया है और जो EMF है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रही है। टाइम वेरी कर रहा है तो उसके साथ साथ EMF भी वेरी कर जाएगी। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि हम डायरेक्टली ये वाला हीट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है कि इंटरवल है, और EMF भी उस इंटरवल में चेंज हो जाएगी क्योंकि वो टाइम पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या करें, हम स्मॉल फ्रैक्शन के लिए इस हीट को देख लें, जो कि बन गई, अब क्योंकि उसने E की फॉर्म में दिया है तो ये बन गई E²/R इंटू dt। तो DH की वैल्यू बन गई E²/R dt। और अगर अब मुझे टोटल हीट पता करनी है तो वो कैसे पता कर लेंगे, इंटेग्रेशन ऑफ DH। सो इंटेग्रेशन ऑफ E²/R dt, इंटेग्रेशन किसकी कर दी, DH की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब लिमिट्स लगानी है टाइम की, तो टाइम की लिमिट्स क्या होंगी, 0 से 1 मिली सेकेंड्स। 1.0 मिली सेकेंड्स को मैंने 1 मिली सेकेंड लिख लिया। सो E²/R dt। अब R इज कॉन्स्टेंट, सो मैं इसको इंटेग्रेशन से बाहर लिख लेती हूँ, E² dt फ्रॉम 0 to 1 मिली सेकेंड्स। अब E की वैल्यू गिवन है। अब ये V जो है, वोल्टेज जो है, ये यूनिट्स हैं, और यहाँ पे पर सेकेंड जो है वो भी यूनिट्स है, तो इन दोनों को मैं नहीं लिख रही। सो E इज इक्वल्स टू 12 sin 250 pi t, ये वैल्यू है, ये V, और जो पर सेकेंड है ये यूनिट्स हैं जो कि हम नहीं लिख रहे। सो यहाँ पे मैं E की ये वैल्यू पुट कर दूंगी। क्वेश्चन से मैंने E की वैल्यू पुट कर दी जो कि है 12 sin 250 पाई इंटू टी डी टी। सो ये E की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, ये E का स्क्वायर है तो मैंने E का स्क्वायर कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए मेरे पास है कौन कौन सी वैल्यू, 12 का स्क्वायर देखें, R की वैल्यू पहले देखें, गिवन है जी हाँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ohms। सो R हमें पता है 100 ohms। सो पहले तो पुट करें R 1/100, और फिर 12 का स्क्वायर है 144, वो भी इंटेग्रेशन से बाहर लिख लिया। ये है 0 to 1 मिली सेकेंड्स। साइन 250
साइन स्क्वायर 250 पाई टी डी टी। अच्छा, और ये है 0 से 1 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब है 10⁻³ सेकेंड्स। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो मिली सेकेंड का मतलब हुआ 10⁻³ सेकेंड। यहाँ पे एक चीज़ समझो, 12 का स्क्वायर कर दिया तो वो 144 आ गया। अब साइन का स्क्वायर करना है। हाँ, अगर मैं ये चीज़ गलत करूँ तो मैं कैसे करूँगी कि मैं करूँगी 250 पाई टी का स्क्वायर, वो गलत है। साइन का स्क्वायर करने का तरीका है साइन स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, साइन का स्क्वायर होगा। और आगे मैंने एंगल एज इट इज़ लिख दिया और आगे लिख दिया डी टी। अच्छा जी, अब समस्या फिर से आन खड़ी हुई कि साइन स्क्वायर की इंटेग्रेशन तुम लोग मुझे करने को कह रहे हो। साइन स्क्वायर थीटा की जो इंटेग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, या साइन स्क्वायर टी की इंटेग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ये हमारे पास करने का कोई तरीका नहीं है। सो हम इसको क्या करते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं 1 - cos 2 थीटा ओवर 2 और फिर उसकी इंटेग्रेशन करते हैं। सो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर के लिए मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम 1 - cos 2 थीटा, डबल एंगल हो जाता है, वो वाला फॉर्मूला लिखें। तो क्या मैं इसको 1.44 लिख दूँ, बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। 0 to 10⁻³ सेकेंड। साइन स्क्वायर थीटा को लिखते 1 - cos 2 थीटा, मतलब डबल एंगल कर दिया। तो 250 पाई टी जो है वो यहाँ पे एंगल है, ओवर करना है 2, ठीक है, और इनटू करना है डी टी। सो ये क्या बन गया, ये बना हमारे पास 1.44। अब 1/2 को भी बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, आसान कर ली अपने लिए चीज़ें। 0 to 10⁻³ सेकेंड में नहीं लिखने लगी अब साथ में 1 डी टी, ठीक है, 1 डी टी अलग, और माइनस का साइन इंटेग्रेशन लेके 0 से 10⁻³ cos 2 × 250 पाई टी डी टी अलग। अब पहले ये सुनो कि इस स्टेप में किया क्या। ये जो 2 था ये बाहर लिखा, फिर अंदर बचा 1 - cos 2 थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा, या 2 × 250 पाई टी इंटू डी टी। 1 डी टी अलग लिख लिया, माइनस का साइन ये वाला आया, ये 2 पहले बाहर जा चुका है, बचा ये, इसको अलग टर्म बना लिया, ठीक है। तो ये 1 - cos 2 इंटू ये फैक्टर इंटू डी टी, इसको अलग अलग लिखा, 1 डी टी माइनस cos 2 इंटू एंगल इंटू डी टी। तो ये 1.44 ओवर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ से फिर इसकी इंटेग्रेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.44 ओवर 2 हमारे पास बन गया 0.72। इंटेग्रेशन ऑफ 1 डी टी ये बन गई t फ्रॉम 0 to 10⁻³। ये उसकी लिमिट्स लगा दी ना हमने, ठीक है। अब ये cos × 2, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें एंगल, इंटेग्रेशन 0 to 10⁻³ cos। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 250 × 2 बन गया 500 पाई टी डी टी। अच्छा जी, अब इसकी इंटेग्रेशन देखो, ये तो एज इट इज़ बन गया 0.72, ये बन गया 10⁻³ अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है तो -0, माइनस का साइन एज इट इज़, cos ऑफ 500 पाई डी टी। कॉस थीटा की इंटेग्रेशन साइन थीटा, थीटा मतलब आगे जो एंगल है इंटू टी, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ही इंटेग्रेशन ख़त्म नहीं होनी, ये जो 500 पाई टी है इसकी भी इंटेग्रेशन होनी है। तो जो टी की बजाय जो बाकी वैल्यू है 500 × पाई वो साथ में लिख दी, और इसकी लिमिट्स लगाई फ्रॉम 0 to 10⁻³। अब 0.72, 10⁻³ - 0 क्या बन गया 10⁻³ माइनस 1/500 पाई अलग लिख लिया। मेरे पास अंदर बचा साइन ऑफ 500 पाई टी फ्रॉम 0 to 10⁻³। अब देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है। ये है 0.72 10⁻³ माइनस 1/500 पाई इंटू साइन ऑफ 500 पाई
टी की वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट करनी है, मतलब 10 पावर माइनस 3 माइनस टी की वैल्यू लोअर लिमिट। जब ये ज़ीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा ही फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। 500 पाई इंटू ज़ीरो क्या बन जाएगा, ज़ीरो, तो माइनस साइन ज़ीरो। ये बना 0.72 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस 1/500 पाई इंटू साइन ऑफ 500 पाई इंटू 10 पावर माइनस 3। 10 पावर माइनस 3 तो बन गया साइन ऑफ 500 ओवर 1 2 एंड 3 इंटू पाई माइनस साइन ज़ीरो क्या बन गया, ज़ीरो। 2 ज़ीरोस कट गए, 5 1 5 2 10, सो ये बन गया 0.72 10 पावर माइनस 3 माइनस 1/500 पाई साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ज़ीरो। साइन पाई बाय 2 बच गया ना, 5 1 5 5 2 10 पाई बाय 2 बच गया। सो ये बन गया 0.72 10 पावर माइनस 3 माइनस 1/500 पाई साइन पाई बाय 2 इज 1। सो 1 माइनस ज़ीरो क्या बन गया, 1। 1 में से ज़ीरो गए, क्या बचा, 1। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बना 0.72 10 पावर माइनस 3 को का मतलब है 1000 लिख लेते हैं, माइनस 1/500 पाई लिख लेते हैं। अब ये कर लेते हैं इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए कि इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम ऐसे करेंगे तो ये बना 1/1000 माइनस 2/1000 पाई, जो कि 0.72 और हमने 1000 जो है वो कॉमन कर लिया, और अंदर हमारे पास बच गया 1 माइनस 2/पाई, 1 माइनस 2/पाई। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो 1 माइनस 2/पाई, इसको आगे सॉल्व करें। ये बना 0.72 ओवर 1000 इंटू 1 माइनस 2/पाई, तो क्या इसको पाई माइनस 2/पाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बना 0.72 ओवर 1000 पाई माइनस 2, मतलब 3.14 में से 2 माइनस किए तो 1.14 बच गया। सो 1.14 ओवर 3.14। ठीक है जी। अब देखो हम ये करने लगे हैं कि हम यूज़ करने लगे हैं कैलकुलेटर, आपने नहीं करना, ठीक है। सो 0.72 इंटू 1.414 ओवर 3.14, ये हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके इसको इस तरह से करके देखते हैं। 72 ओवर 1000 इंटू 114 ओवर 100 इंटू ये 100 और आएगा इंटू 1/100। 72 के साथ जो पॉइंट था उसको हटाया, 100 ओवर 314। सो 72 इंटू 114 कर लेते हैं। ये बना 8208 ओवर 314 इंटू 10 की पावर बनी 1 2 3 4 5, ये 100 कट गए। सो नीचे है 5 तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में -5 बन जाएगा। सो इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। 8208 डिवाइडेड बाय 314, तो ये बना 26.14 इंटू 10 पावर -5। और हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, जो कि हमने +1 में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही, हाउ टू राइट अ यूनिट इन साइंटिफिक नोटेशन। सो 2.614 लिख लो या 61 लिख लो इंटू 10 पावर -4। तो ये यूनिट्स हैं एनर्जी के। हमने क्वेश्चन में हम इसमें पूछा था फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, तो हम भी वही कर रहे थे, एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट। तो ये हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो आए जॉल। दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, इतनी एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। सिर्फ जो आपको पार्ट लग रहा है वो बस मैथमेटिक्स पार्ट है, जो कि आपका पहले ही बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीरीज आरसी सर्किट विद एन एसी सोर्स। एक सीरीज आरसी सर्किट है, मतलब अब इस परिवार में एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। एसी सोर्स है, रेजिस्टेंस 300 ओम्स है, कैपेसिटेंस 25 माइक्रोफैरड है,
EMF 50 वोल्ट है और ये पीक वाली है और फ्रीक्वेंसी है 50/पाई हर्ट्ज। फाइंड द पीक करंट एंड द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। सो पीक करंट पता करना है, इसका मतलब मुझे I0 पता करना है और मुझे एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पता करना है। अब देखिए जी, ये RC सर्किट है, तो RC सर्किट अगर होगा तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड को हम किस प्यारे से नाम से बुलाते हैं, इम्पीडेंस। और अगर RC सर्किट है तो इस प्यारी प्यारी इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, R² + XC का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 300, तो 300 का स्क्वायर प्लस XC के स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारी प्यारी सी इम्पीडेंस की वैल्यू बन गई, जिसमें ये उस सर्किट के लिए है जहाँ रेजिस्टर और कैपेसिटर होंगे। अब ये XC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। XC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/ωc, 1/2π टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस, 1/2π। फ्रीक्वेंसी है 50/पाई, 50/पाई इंटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है 25 माइक्रोफैरड। माइक्रो का क्या मतलब है, 10⁻⁻6, 25 इंटू 10⁻⁻6 करके देखो इसको। कोशिश करें कि कटिंग से ही काम हो जाए। तो ये बना 10⁻⁻6 को पहले ऊपर ले जाते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100। अब आप कहोगे ये क्यों किया, सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 2 इंटू 50 इंटू 25, सो 25 4 ज़ा 100, 50 2 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4। तो अब आपको पता चल गया कि क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जानी थी इसलिए किया। सो ये मेरे पास बना 400 और XL, XC, Z और R इन सब के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम। तो ये XC है तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, ओम। तो 400 ओम हमारे पास XC की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें पता क्या करना है, I0 और P एवरेज। अब ये वैल्यू XC की यहाँ पे पुट करेंगे तो प्यारी इम्पीडेंस की वैल्यू बनी 300 का स्क्वायर प्लस XC मतलब 400 का स्क्वायर का अंडर रूट। 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 और 3 3 9, 16 और 9 25। सो हमारे पास बना 25 इंटू 100 इंटू 100 स्क्वायर है ना, उसका अंडर रूट। तो जब ये अंडर रूट किया तो ये बना 500 ओम। तो हमारे पास Z की वैल्यू बन गई 500 ओम्स। ये हमारे पास Z की वैल्यू है। अब हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट है, तो क्या हम I0 कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। I0 बनेगी E0/Z। E0 गिवन है 50 वोल्ट, सो 50/500 कितना बना आप बताओ, 1/10 एम्पेयर बना। तो I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट बनी 0.1 एम्पेयर। आगे क्या पता करना है, पावर, P एवरेज। अच्छा जी, P एवरेज का फॉर्मूला आप लोग बताओ, सब कुछ मैं ही बताऊँ, आप लोग बताओ P एवरेज का क्या फॉर्मूला है। यस, V√mean², I√mean² cos phi, V√mean², I√mean² cos phi। इसको हम कह सकते हैं V0/√2, I0/√2 cos phi। V0 है हमारे पास क्वेश्चन में, V0 कह लो या E0 कह लो, वो है 50। सो 50/√2। I0 हमने कैलकुलेट किया है 0.1, तो 0.1/√2 cos phi। सो मेरे पास P एवरेज का फॉर्मूला बना 50/√2 इंटू √2 इज 2 इंटू 0.1 cos phi। सो 2 इंटू 2 ज़ा 4, 25। सो बना 25 इंटू 1/10 cos phi। सो ये मेरे पास बना 2 5 5 ज़ा 25, 5/2 cos phi हमारे पास बना P एवरेज की वैल्यू। अब P एवरेज ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ मेरे पास cos phi की वैल्यू नहीं है। पिछले केस में हमने जैसे पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट की थी, हम इस केस में भी वैसे कैलकुलेट करने लगे हैं। ये है VR की डायरेक्शन और क्योंकि ये कैपेसिटर है तो ये है VC की डायरेक्शन, एंड दिस इज द नेट वैल्यू V नेट।
वी आर की डायरेक्शन में ही करंट होता है। सो अगर ये वी नेट है और अगर इसको मैं वी सी मान लूँ और इसको मैं वी आर मान लूँ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी नेट? वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर का अंडर रूट। सो कॉस फाई, फाई एंगल क्या है? जो कि ये रेजिस्टेंस एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। सो कॉस फाई हो गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस वी आर ओवर हाइपोटेन्यूज, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर का अंडर रूट। वी आर कैसे लिखेंगे? आई नॉट इंटू आर, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर प्लस वी सी कैसे लिखेंगे? आई नॉट का स्क्वायर और एक्स सी का स्क्वायर। आई नॉट का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर जब कॉमन लेके आया वो ऊपर नीचे आई नॉट से कट गया और मेरे पास बना आर ओवर आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास बनी वैल्यू कॉस फाई की। ये कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। आर हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो नहीं गिवन है वो है एक्स सी, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एक्स सी की वैल्यू आप बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स सी होती है 1 ओवर ओमेगा सी, 1 ओवर 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस, 1 ओवर 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में देखिए कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 50 ओवर पाई हर्ट्ज। सो 50 ओवर पाई इंटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के लिए भी देखना पड़ेगा 25 माइक्रोफैरेड। माइक्रो का मतलब आप बताओ, माइक्रो होगा तो 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6। तो फिर इसको वही करना पड़ेगा, पाई से पाई कैंसल, 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 पावर्स थी तो इस तरह से मैंने लिख दिया 2 इंटू 50 इंटू 25, 25 4 ज़ा 100, 50 2 ज़ा 100, 2 से 2 कैंसिल, 400 ओम्स की कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। मतलब 400 ओम्स इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। तो भाई और बहनों करना क्या है, पी एवरेज उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा है। आपके पास पी एवरेज की वैल्यू है 5/2 कॉस फाई, और क्या आपके पास कॉस फाई है? बिल्कुल मिल गया अब हमारे पास कॉस फाई। कॉस फाई क्या है? आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का अंडर रूट। क्वेश्चन में आर कितना गिवन है? 300। तो 300 ओवर 300 का स्क्वायर प्लस एक्स सी 400 का स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये बना 300 ओवर 500। सो ये बना 3 ओवर 5। सो कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास क्या बनी? 3 ओवर 5। तो एवरेज पावर क्या है? 5 ओवर 2 कॉस फाई। तो पी एवरेज बन जाएगी 5 ओवर 2 कॉस फाई। तो कॉस फाई क्या है? 3 ओवर 5। सो 5 से 5 कैंसल, हमारे पास बना 3 ओवर 2। सो एवरेज पावर इस केस में है हमारे पास 3 ओवर 2 वॉट्स। आप इसको 1.5 वॉट्स भी कह सकते हैं। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। पावर एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर 3/2 वॉट या 1.5 वॉट। वॉट में आंसर आएगा क्योंकि ये पावर के यूनिट्स है। पावर के यूनिट्स क्या हैं? वॉट। तो इसका आंसर वॉट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसने कहा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज डिज़ाइंड टू कंज्यूम 55 वॉट। ये मतलब ये पावर है। सो इस क्वेश्चन में उसने हमें पावर दी है 55 वॉट व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, और ये वोल्टेज की वैल्यू दी है कि 110 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब नहीं मैं बताऊंगी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन थ्रू अ चोक कॉयल इन सीरीज। क्या लगी हुई है? चोक कॉयल। व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल? कॉयल की इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस क्या है फॉर विच द बल्ब गेट्स करेक्ट वोल्टेज? यहाँ पे दो बातें हैं सीखनी। पहली बात, कभी भी आपको चोक कॉयल को लेके कोई सवाल आ जाए
तो चोक कॉयल जो है वो एक इंडक्टर का काम करती है। चोक कॉयल पता है कौन सी होती है? जो पहले घरों में ट्यूबलाइट्स के साथ चोक लगी होती थी, जिसको हम प्यार से चोक कहते हैं। तो चोक जो है उसी को चोक कॉयल कहते हैं। बेसिकली वो एक इंडक्टर है। आपको वो चोक कॉयल की बात करे तो वो इंडक्टर की बात कर रहा है। और बहुत स्मार्टली देखोगे तो इंडक्टेंस ऑफ कॉयल से भी हमें पता चल गया कि इंडक्टर की बात हो रही है। अब लगा है एक बल्ब भी लगा है। बल्ब क्या है? बल्ब जो है वो बेसिकली एक वायर है, ठीक है। और वो वायर क्या करती है? रेजिस्टेंस ऑफर करती है। इसका मतलब कभी भी अकेले बल्ब की बात होगी तो बल्ब एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आर प्रोवाइड करता है। और चोक कॉयल एक इंडक्टर की तरह एक्ट करता है, वो एल प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास आर और एल दोनों है, तो इसका मतलब ये एक एल आर सर्किट की बात हो रही है। एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी है और रेजिस्टर भी है, ठीक है जी। अब दूसरी बात उसने कहा, इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन थ्रू अ चोक कॉयल। व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल फॉर विच द बल्ब गेट्स करेक्ट वोल्टेज? करेक्ट वोल्टेज उसको मिलनी चाहिए। तो करेक्ट वोल्टेज उसको मिलेगी, इसका मतलब ये जो 220 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है वही उसके लिए करेक्ट वोल्टेज है। इसका मतलब हमें ये पता करना है कि कॉयल की इंडक्टेंस कितनी हो ताकि बल्ब के पास करेक्ट वोल्टेज जो कि 220 वोल्ट्स की है वो आती रहे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो पावर है हमारे पास 55 वॉट की, 55 वॉट की पावर है। वोल्टेज हमें दी है 110 वोल्ट्स। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर गिवन है 55, V गिवन है 110 और करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 55 ओवर 110, 5 ओवर 10, 1/2 एम्पियर्स, जिसको हम बहुत प्यार से नाम लेना हो तो 0.5 एम्पियर्स कह सकते हैं। अच्छा, अब बल्ब रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो इसका मतलब बल्ब की रेजिस्टेंस भी नहीं है मेरे पास कि बल्ब कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो चलो देख लेते हैं बल्ब कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। पावर का फॉर्मूला V²/R। दिमाग पे जोर दो। जब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, +2 में आए थे, तब तुम्हें पावर का फॉर्मूला कराया गया था। पावर इज इक्वल टू V²/R। नहीं याद? कोई बात नहीं, हमारे साथ रहोगे सब कुछ याद आ जाएगा। V²/P। सो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू गिवन है कहीं ना कहीं, ये देखो 110। सो 110 का स्क्वायर कर दो, या इसको मैंने 2 बार लिख दिया, ओवर पावर। पावर है 55। ठीक जी। अब देखें क्या कर सकते हैं। 11 5 ज़ा 11 1 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब रेजिस्टेंस है 220 ओम की। ये कौन सी रेजिस्टेंस है? ये वो रेजिस्टेंस है जो बल्ब ऑफर कर रहा है, या ज़्यादा स्मार्टली कहना हो ये वो रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टर ऑफर कर रहा है। बल्ब कह के उसने आपको रेजिस्टर ही दिया है। अच्छा जी, अब ये जो बल्ब है ये चोक कॉयल के थ्रू किस सप्लाई के साथ कनेक्टेड है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये वही सप्लाई है जो हमारे घरों में आती है। सो हमारे पास 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज है। सो ये एक LR सर्किट है। अगर ये एक LR सर्किट है तो जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर किया, तो क्या हम V इज इक्वल्स टू आई जेड कर सकते हैं? हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ के साथ। ये वो केस होता था जब अकेला रेजिस्टर प्रेजेंट हो। अगर कॉम्बिनेशन है, परिवार है, LCR परिवार के कुछ लोग या पूरा परिवार प्रेजेंट है, तो यहाँ पे R की जगह Z लिखते हैं। Z क्या है? इम्पिडेंस और द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस LCR परिवार और द मेंबर्स ऑफ दिस LCR परिवार। या तो ये पूरा LCR परिवार प्रेजेंट हो या LCR परिवार मेंबर के कुछ सदस्य हों, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है वो R ना रह के Z हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ से कुछ मिल सकता है। वोल्टेज कितनी है जी बल्ब के अक्रॉस? 220 वोल्ट। और हमें इंडक्टर के अक्रॉस, ऑब्वियसली चोक के अक्रॉस भी वही मिल रही है। करंट कितना है जी? करंट हमें पता है 0.5 एम्पियर्स का। 0.5 एम्पियर्स का करंट, तो Z हमें नहीं पता। तो बड़ी ही सिंपल आसान सी मैथमेटिक्स के बाद
हम z की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, 220 इंटू 10/5, 5 2 ज़ा 10, तो z की वैल्यू है 440 ओम्स। इसका मतलब ये जो LR सर्किट है ये हमें 440 ओम्स की रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अब बेसिकली ये जो z है ये होता क्या है, क्या बेसिकली ये जो z है ये r² प्लस XL² का अंडर रूट होता है। ये वही फॉर्मूला है जो जब मैंने यहाँ पे इम्पीडेंस की बात की थी तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि ये z तो वही है, r² प्लस XL², बिल्कुल वही है, लेकिन मेरे पास इस z की वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने z की पहले वैल्यू कैलकुलेट की। अब कितनी आई वो भी देख लें, 440 ओम्स। तो z कितना है 440। r पता है क्या मुझे, R पता है 220 वोल्ट, यहाँ पे 220 ओम्स की रेजिस्टेंस है। सो R की वैल्यू है हमारे पास 220 ओम्स। सो 220 का स्क्वायर प्लस XL पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। XL क्या है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है, 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंटू एल, 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है क्या हमें पता है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ की। सो 50 इंटू एल। इंडक्टेंस पता है कितनी है, नहीं पता, उसने यही पूछा है व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल सो दैट द बल्ब गेट्स करेक्ट वोल्टेज, मतलब 220 वोल्ट के लिए ही ये काम करना है आपको। सो ये बना 100 पाई एल, किसकी वैल्यू बनी, XL की वैल्यू बनी। तो यहाँ पे लिख दें 100 पाई एल का स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये बना 440 इज इक्वल्स टू 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इधर 220 का स्क्वायर हो गया, इधर बना 100 पाई का स्क्वायर, मतलब 100 पाई का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये एल स्क्वायर। क्या आपको भी ये नज़र आ रहा है कि एक ज़ीरो मतलब 10 का स्क्वायर इन सब में से कॉमन लेके कैंसिल हो जाए, तो ये बना 44 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। अगर आप ये 10 का स्क्वायर कॉमन करके कैंसिल नहीं भी करते तो आपकी मर्ज़ी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही लंबी हो जाएगी। अब 44 इंटू 44 ये कैलकुलेटर से किया भाई और बहनों। सो 1936, 22 इंटू 22 484, 100 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। सो 1936 माइनस 484 इज इक्वल्स टू 100 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। सो ये बना 1452 इज इक्वल्स टू 100 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। सो 1452 ओवर 100 इंटू पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर बना 9.8 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9.8 को मैं रफली 10 ले लेती हूँ, ठीक है, 100 इंटू 9.8 को मैं 10 ले लेती हूँ, 1 2 3 ज़ीरोज़ बन गई तो 1.452। एल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास बन गई 1.452। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.452 का अंडर रूट, जो कि कैलकुलेटर भाई साहब बता रहे हैं 1.204। तो 2 के बाद 0 है तो एल की वैल्यू मैं 1.2 हेनरी ले लेती हूँ और ये मेरा आंसर है। उसने क्वेश्चन किया था व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल फॉर विच द बल्ब गेट्स करेक्ट वोल्टेज। करेक्ट वोल्टेज मतलब 220 वोल्ट्स की वोल्टेज जब बल्ब के पास पहुँच रही है तो उसकी इंडक्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 1.2 हेनरी की इंडक्टेंस होनी चाहिए। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, ओ वाओ, यहाँ पे परिवार के तीनों ही सदस्य प्रेजेंट हैं, एल है, सी है और आर है। सो इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद एन एसी सोर्स, ठीक है, आर की वैल्यू है 300 ओम, सी की वैल्यू है 20 माइक्रोफेरेड, एल की वैल्यू भी गिवन है, ई की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फाइंड द रूट मीन स्क्वायर करंट। दूसरा जो लंबा चौड़ा लग रहा है तो सेकंड पार्ट पढ़ते ही बाद में है, पहले रूट मीन स्क्वायर करंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की मैं बात करने लगी हूँ, करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। देखिए मेरे को ये फाइंड करना है।
सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के लिए मैं सोचने लगी हूँ कि v इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड। आप कहोगे v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, v इज इक्वल्स टू आई जेड तब होता है जब एल सी आर परिवार हो या एल सी आर परिवार के कुछ सदस्य प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब v रूट मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई रूट मीन स्क्वायर इंटू जेड। अब z की, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। अब z की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का अंडर रूट, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। एक्स एल देखें क्या है, एक्सएल होता है ओमेगा एल, 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंटू एल, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 ओवर पाई हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 ओवर पाई इंटू एल, एल पता है 1 हेनरी। सो ये बना पाई से पाई कट गया, 100 इंटू 1 दैट मीन्स 100 ओम की रेजिस्टेंस है। एक्सएल के यूनिट्स क्या है, ओम्स, तो 100 ओम्स की रेजिस्टेंस बन रही है फॉर इंडक्टर। एक्स सी पता है जी क्या है, 1 ओवर ओमेगा सी। आप लोग बताओ एक्स सी क्या है, 1 ओवर ओमेगा सी। ओमेगा की जगह क्या लिखा है, 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, देख लेते हैं, 50 ओवर पाई। सो 50 ओवर पाई इंटू सी की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 20 माइक्रोफैरेड। 20 माइक्रोफैरेड, माइक्रो का मतलब है 10 पावर माइनस 6। सो 20 इंटू 10 पावर माइनस 6। सो ये हमारे पास बन गया करीबन, ये पाई से पाई कट गया, 10 की पावर माइनस 6 को ऐसे ही लिखने लगे, 100 इंटू 100 इंटू 100 ओवर 2 इंटू 50 इंटू 20। सो ये हमारे पास बना, ज़ीरोज़ 2 कट गई, 5 2 ज़ा 10 0, 2 10 ज़ा 20 एंड 2 5 ज़ा 10 0। ये हमारे पास बना 500 ओम्स की रेजिस्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 500 ओम्स की। अब क्या हम z की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, z बना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, या बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू का स्क्वायर। आर का मतलब है क्वेश्चन में दिया है 300, सो z इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, ये है 100, ये है 100 और ये है 500। तो 500 में से 100 माइनस कर दिया 400। सो 400 का स्क्वायर का अंडर रूट, 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर हमारे पास बना 500 ओम्स। सो z की वैल्यू इम्पीडेंस, नेट इम्पीडेंस ऑफ दिस LCR परिवार बिकम्स 500 ओम्स। सो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है रूट मीन स्क्वायर करंट इन द सर्किट। तो चलो पता कर लेते हैं, कैसे पता करेंगे, v रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई रूट मीन स्क्वायर इंटू जेड। क्या मुझे v रूट मीन स्क्वायर पता है, बिल्कुल। e रूट मीन स्क्वायर मतलब v रूट मीन स्क्वायर, तो वो है 50। आई रूट मीन स्क्वायर पता है, नहीं पता, वही पता करना है। सो आई रूट मीन स्क्वायर, जेड पता है, बिल्कुल, अभी इतनी मेहनत से जेड कैलकुलेट किया है भाई, ऐसे मत कहो कि तुम इसे नहीं जानते। सो ये बना 50 ओवर 500, सो ये बन गया 1 ओवर 10, जिसको हम प्यार से 0.1 एम्पेयर कह सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, रूट मीन स्क्वायर करंट। अब अगला पार्ट तो ज़रा घबराहट हो रही है देखने में, देखते हैं उसने क्या कहा है। उसने कहा है द रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल, फाइंड, क्वेश्चन में लिखा है ना फाइंड द रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, द रेजिस्टर एंड द इंडक्टर। अब उसने कहा है कि LCR सर्किट है, तो LCR सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पहले इंडक्टर लगा हो या पहले रेजिस्टर लगा हो या कैपेसिटर, ये वेरी कर सकता है, लेकिन ये सीरीज़ में लगे होते हैं। ठीक है जी। अब इनको कोई एक नेट पोटेंशियल प्रोवाइड हो रहा होगा V, जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा VL, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा VC,
पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, और जो रेजिस्टर होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा VR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो यही उसने फाइंड करने के लिए कहा है। उसके बाद उसने एक लाइन कही है जिसको बाद में पढ़ते हैं। तो उसने पहले ये कहा है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। तो चलो देखते हैं, फाइंड करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन मुझे दिख रही है कि V रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू I रूट मीन स्क्वायर इंटू Z। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है करंट की। सो अगर मैं Z की जगह XL कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, V रूट मीन स्क्वायर अक्रॉस इंडक्टर। अरे बाबा, उसने तो पोटेंशियल की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ कही हैं। इसका मतलब यही इक्वेशन लगेगी, किस चेंज के साथ लगेगी, जब मुझे रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है यहाँ लग जाएगा R, जब इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है यहाँ लग जाएगा XL, जब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है यहाँ लग जाएगा XC। तो वही करने लगे हैं। पहले कोई एक वैल्यू जो आपको तीनों में से पसंद है, ठीक है, आपकी चॉइस। तो बी पार्ट पे चलते हैं। सो पहले मान लीजिए मैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पता कर लेती हूँ, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज क्या आएगी, यही फॉर्मूला V रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू I रूट मीन स्क्वायर इंटू XC। सो क्योंकि ये कैपेसिटर के क्रॉस है तो इसको C लिख देते हैं, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मुझे पता चल जाए कि ये रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर है। करंट रूट मीन स्क्वायर है, बिल्कुल है 0.1। XC की वैल्यू है, बिल्कुल है, बड़ी मेहनत से कैलकुलेट की है हमने, 500 ओम्स, कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। सो ये बना 1/10 इंटू 500, ये बनी 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कीजिए ज़रा अक्रॉस द रेजिस्टर और इंडक्टर। सो रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्या आ जाएगा, I रूट मीन स्क्वायर इंटू XL। I रूट मीन स्क्वायर 0.1, XL की वैल्यू क्या है, XL की वैल्यू है 100 ओम्स। तो 100 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 1/10 इंटू 100 बना 10 वोल्ट। अब V रूट मीन स्क्वायर कौन सा रह गया, रेजिस्टर रह गया, रेजिस्टर के अक्रॉस पता कर लें तो वो बना I रूट मीन स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस R। I रूट मीन स्क्वायर कितना है 0.1, R की वैल्यू उसने दी है 300 ओम्स, ठीक है। सो R की वैल्यू है 300, ये बना 1/10 इंटू 300, ये बना 30 वोल्ट, ठीक है जी। ये है पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं हमारे पास फॉर कैपेसिटर, फॉर इंडक्टर एंड फॉर रेजिस्टर। अब उसने ये कहा था फाइंड द रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द कैपेसिटर, द रेजिस्टर और इंडक्टर। पता कर लिया, रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 50 वोल्ट, रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर 10 वोल्ट, रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर 30 वोल्ट, ठीक है जी। अगली लाइन पढ़ते हैं। नोट दैट the sum of the root mean square potential differences across the three elements. Note that the sum of the root mean square potential differences, मतलब प्लस करना है, sum of the root mean square potential differences across the three elements L, C और R, तीनों के अक्रॉस जो रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस आए हैं उसका सम दिया इज ग्रेटर दैन द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ द सोर्स, और वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ द सोर्स से बिगर आना चाहिए। सो लाइन है, नोट दैट द सम ऑफ द रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द थ्री एलिमेंट्स इज ग्रेटर दैन द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो थ्री एलिमेंट्स के अक्रॉस जो रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो देखें कितना है, 50, 10 और 30। तो ये बना 60 और 30, 90 वोल्ट का सम आ रहा है। तो हमने किया सम ऑफ रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द थ्री एलिमेंट्स, और मेरा वो कितना आ रहा है 90 वोल्ट, इज ग्रेटर देन द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो सोर्स के लिए कितना वैल्यू बन रही है, क्या हमने कहीं कैलकुलेट की है जी, हमने नहीं कैलकुलेट की, गिवन है 50 वोल्ट। जो सोर्स है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 50 वोल्ट, और हमने जो कैलकुलेट की है क्रॉस द थ्री एलिमेंट्स वो 90 वोल्ट है। तो उसने यही कहा था, नोट दैट द सम ऑफ द रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द थ्री एलिमेंट्स इज ग्रेटर दैन 90 वोल्ट, इज ग्रेटर दैन द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ द सोर्स जो कि है 50 वोल्ट। सो यही हमारा
क्वेश्चन था जो कि एग्जामिनर कहने की कोशिश करता। सो आज की क्लास में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश की है। आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5, जब तक आपको ये लगता है कि आपकी कमांड नहीं बन रही न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग।